जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसी तरह से ग्रेविटेशन में हम एक टर्म पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यूँ समझ लीजिए आप, पोटेंशियल इसका सिंबल हम वी से यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है या कोई बॉडी है, इसके आसपास में से इस पॉइंट पर अगर हम किसी मास को रखेंगे, तो ये उसको अब रखा नहीं है, इमेजिन कर रखेंगे, तो इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगी, तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। दोबारा से, ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है आर। सपोज हमने एक बॉडी को यहाँ रखा, एक बॉडी को यहाँ रखा, किसी बॉडी को यहाँ रखा, किसी को यहाँ रखा, किसी को और बहुत दूर रखा, तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, कितना ताकत लगा रही होगी इस पॉइंट पर, वो उसका पोटेंशियल है। निकालने का तरीका कैसे है, उसको हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या है बेसिकली, मतलब पोटेंशियल बना कैसे है उसको समझते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड, it is defined as the amount of work done, it is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass, यहाँ पर हम मास क्या लेंगे, यूनिट मास, फ्रॉम infinity to that point, infinity to that point without acceleration, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, where potential is to be calculated, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी यूनिट मास। जैसे मान लो, देखो ये एक स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग से समझो, ये स्प्रिंग है, हम इस पर जितना वर्क करेंगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेस बनाएंगे और स्प्रिंग को इस तरह से कंप्रेस कर दिया और यहाँ पर लॉक रख दिया, लॉक करके रख दिया। अब इस स्प्रिंग के पास हमारा किया गया वर्क स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ कोई बॉडी रखेंगे, खटाएंगे, तो ये इस बॉडी को पुश करेगा, हिट करेगा, तो ये स्प्रिंग में ये पोटेंशियल ताकत कहाँ से आई, हमने जो वर्क किया। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे आती है, जब हम किसी बॉडी को उस पॉइंट पर ला के रखते हैं इन्फिनिटी से, और उसके लिए जो वर्क करते हैं वही बन जाता है पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसी क्वांटिटी है। पोटेंशियल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और बेसिकली मैंने क्या कहा, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास चार्ज, सॉरी मास को, मान लीजिए आपके पास कोई मास है एम नॉट, एम नॉट को लाने के लिए जो वर्क करते हैं वो है डब्ल्यू, लेकिन बाय डेफिनेशन एम नॉट को नहीं, यूनिट मास को लाने के लिए जो वर्क करेंगे उसकी बात करेंगे, और वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में एम नॉट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन एम नॉट है, क्यों, क्योंकि यूनिट मास की बात करनी है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू, मतलब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते टाइम हम वर्क डन की कैलकुलेशन कर देंगे, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल, एम नॉट कोई भी मास हो सकता है, लेकिन बाय डेफिनेशन आपको यूनिट मास चाहिए, इसीलिए एम नॉट, देखो ना, एम नॉट मास के लिए वर्क किया डब्ल्यू, यूनिट मास के लिए डिवाइड बाय एम नॉट कर दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क निकाल कर बाद में जिस मास को लाए उसी से उठा कर डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आप इसकी यूनिट बनाइए, वर्क डन के लिए यूनिट होती है जूल, मास की होती है किलोग्राम, तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या हो गई, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, जूल के लिए क्या हो जाता है सीजीएस, क्या, हाँ वही है ही वही, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पर ग्राम, ठीक है।
अच्छा, अब निकालेंगे कैसे, मेन बात उस पर आते हैं। इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट, कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, एट पी एक पॉइंट है उसका निकालना, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं, सपोज हमारी अर्थ को ही मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसका रेडियस आर है, ओके, दिस इज अवर अर्थ। और हम, इसका मास कितना है अर्थ का, लेट इस मास बी एम। और हम यहाँ से इतनी दूर, ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हम अर्थ की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, अगर कोई बॉडी यहाँ आएगी तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, वो निकालना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अर्थ की वजह से हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल, यस। बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहती है कि आप इन्फिनिटी पर एक बॉडी को रखो, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से उस बॉडी को लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। जो वर्क यहाँ तक लाने में लगेगा ना, वही वर्क को बाद में एम से डिवाइड कर देना, जिस मास को आप लेके आओ, तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैं फिगर को और स्पेस लेने के लिए फिगर को थोड़ा इधर बना लेता हूँ। डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी, यूनिट मास बॉडी, चलो यूनिट मास नहीं है, मास मान लेते हैं, तो ये लेते हैं सपोज दिस इज अवर अर्थ, ठीक है। और इस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये रेडियस है अर्थ का, आर, कैपिटल आर, ये मास है, ये पी पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो डेफिनेशन बोलती है आप इन्फिनिटी से किसी बॉडी को लेकर आओ, मान लो उस बॉडी का मास है एम नॉट, या एम कुछ भी मान लो, एम नॉट मास है। उसको लाने के लिए यहाँ तक जो वर्क करोगे ना, उसी वर्क को बाद में एम नॉट से डिवाइड कर देना, यही तो डेफिनेशन थी। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम वर्क की कैलकुलेशन करें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, तो आंसर है फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली है। मतलब ये फोर्स जैसे जैसे हम पास आएंगे बदलता जाएगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा। तो कहने का मतलब है हम एक जैसा फोर्स नहीं ले सकते, फोर्स तो बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले छोटा सा डिस्टेंस मूव कराने के लिए छोटा सा वर्क निकालते हैं, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम मान लेते हैं पहले हम बॉडी को पूरा रास्ता लेके आना है हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले छोटा सा डिस्टेंस मूव कराते हैं। उसका फायदा ये है कि यहाँ तक वर्क फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम छोटा सा वर्क निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके किसकी बात करें, कौन से वक्त, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, है ना। एक्सेलरेशन नहीं कराना, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव। अब आप यूनिट मास लेना चाहते हो तो यूनिट मास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करो, इसका मास 1 यूनिट भी ले सकते हो, तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एम नॉट लोगे तो बाद में हटाना पड़ेगा। टू मूव स्मॉल डिस्टेंस दैट इज टी एक्स। हाँ जी, कितना वर्क कराना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू हम जानते हैं वो होता है एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, यही होता है। थोड़ा सा वर्क जो हमें कराना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी। यहाँ पर हम विदाउट एक्सलेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फोर्स कौन सा लग रहा है, अभी हम सपोज मान लो बॉडी इस पॉइंट पर है, यहाँ पर ये जो है पॉइंट, ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस को मान लेते हैं हम एक्स। तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, इंटू दूसरी बॉडी का मास जो कि हमने 1 मान लिया है, और उनके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। बोलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं।
बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अभी बॉडी कहाँ पर है? अभी बॉडी बीच में रास्ते में किसी पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट सेंटर से कितना दूरी पर है? ए पॉइंट सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ए से बी बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, डिस्टेंस इतना कम है कि हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो कैसे आएगा? हम जानते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म आएगा। चलिए, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कौन सी टर्म कांस्टेंट है? कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ x2, उसको ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर -2 डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -2 डॉट डी एक्स। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है? डी एक्स के हिसाब से लिमिट हमें एक्स की टर्म में लगानी है। एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू है इन्फिनिटी, और लाना कहाँ तक है हम उसे? आर डिस्टेंस तक, स्मॉल आर डिस्टेंस, इस पॉइंट तक लाना जिसका डिस्टेंस आर है। देखो जरा यहाँ तक क्लियर? टोटल वर्क डन हमारा इससे आएगा। ठीक है जी, चलिए तो जी एम अपॉन में एक्स रेस्ट पर -2। ठीक है जी, चलिए तो क्या बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा? पावर में एक ऐड कर दीजिए -2 +1, न्यू पावर से डिवाइड कर दीजिए -2 +1 ना, इंटीग्रल। और लिमिट्स कौन कौन से लग गए? इन्फिनिटी से आर। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स की पावर में एक ऐड करो, ठीक है ना? इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला देखो, ये बन गया -1, इसको बाहर ले जाते हैं तो वर्क डन हो गया -GM। ठीक है, ये मैंने 1 को बाहर ले आया, और यहाँ हो गया एक्स की पावर -1। चलो यहीं लिख लेते हैं, एक्स की पावर -1। एक्स पावर -1 का मतलब है 1/x। 1/x के प्लेस पर हम लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू आर। पहले रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है? अपर लिमिट है कैपिटल आर, चलो दोनों रखते हैं, वन सॉरी स्मॉल आर, -1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी बहुत छोटी वैल्यू है, इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास ये वर्क डन का फॉर्मूला आया। ओके, ये कौन सा वर्क डन है? जो हमने इन्फिनिटी से एक बॉडी को पी पॉइंट तक लाने में किया। पी पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में निकाला जाएगा। बाय डेफिनेशन क्या हम यूनिट मास बॉडी को लाए? हाँ, यूनिट मास को लाए, तो यूनिट मास को लाने वाला ही वर्क क्या बन जाता है? पोटेंशियल। तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पूरा फॉर्मूला हम इसको ठीक से क्या लिखेंगे? -GM अपॉन में स्मॉल आर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। और इसमें नेगेटिव साइन कौन सा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस का साइन आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव में होती है। दूसरा और चीज़ नोट कर लेते हैं इसके बारे में, अभी और क्लेरिफाई करते हैं। अभी समझा रहा हूँ, अभी एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दूँ। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब अगर कोई बॉडी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। अर्थ से बहुत दूर डिस्टेंस पर अर्थ कोई भी पोटेंशियल या कोई भी फोर्स नहीं लगाती। अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पर है, तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव GM अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगी एट द सरफेस। ठीक है ना? मतलब इन्फिनिटी पर अगर कोई बॉडी है तो फ्री है, लेकिन अगर अर्थ पर है तो वो अर्थ से बॉन्डेड है, बंधी हुई है। नोट कीजिए, मैं स्टेप समझते हैं। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए सिंबल पोटेंशियल के लिए हम V रखते हैं, इसके लिए हम U रखते हैं नॉर्मली। ये क्या है? बेसिकली ये M सेम डेफिनेशन है, बट ये M मास की बॉडी का है, इन्फिनिटी का नहीं है। ये क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन M मास की बॉडी का। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the
work done in bringing a body or a given body, we can write, from infinity to that point. Gravitational potential energy is defined as the work done in bringing a body from infinity to that point without acceleration, जहां पर आप ये एनर्जी निकालना चाहते हैं। ठीक है ना? ओके, मतलब वही अभी क्या था, अभी हमने स्प्रिंग को टाइट करके रखा हुआ था, तो हम कह रहे थे स्प्रिंग के पास पोटेंशियल है। ठीक है ना? कोई बॉडी नहीं रखी, लेकिन अगर वहां पर एक मास रख दे तो स्प्रिंग उसको धक्का मारेगा, एनर्जी देगा, वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बिल्कुल सेम तरीका भी डेरिवेशन करने का। क्या करेंगे अब की बार, बस पूरी डेरिवेशन में स्मॉल एम लगाना है, वही तरीका। ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका मास मान लेते हैं एम, रेडियस आर, और इससे इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, हमें एनर्जी निकालनी है। अब डेफिनेशन सेम है, वर्क डन, लेकिन बस फर्क क्या हो जाएगा, एम मास की बॉडी आ जाएगी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। तो अभी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जब बीच में एक्स डिस्टेंस वही वाला डी एक्स वाला डिस्टेंस है, वही सब कहानी, तो आप बोलोगे सर जी इंटू, हाँ यही, यस यस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तुम इंटीग्रेशन करते जाओ, लास्ट में अब तुम्हारा रिजल्ट अब डब्ल्यू का क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम, एम अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा, क्या आर आएगा, सॉरी आर आएगा ना, आर। अब वही वही तो सेम चलेगा, वहां पर तुमने स्मॉल एम को हटा दिया था, अब हटाना नहीं है, यही नहीं, ये भी नेगेटिव होगा, यही वही सेम आएगा, बस ये स्मॉल एम आ जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या रिलेशन इसका पोटेंशियल के साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, तो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसा लिखें, U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में आर इंटू स्मॉल एम, ऐसा लिखें, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये तो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू एम, तो ये रिलेशन हो गया दोनों में। अगेन यहाँ भी नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन ये आता है, हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये दिखाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये अट्रैक्शन की वजह से होती है। मतलब अगर अर्थ पर कोई बॉडी है, तो यूं समझ लो उसके ऊपर अर्थ का कर्जा है, अर्थ ने उसको कर्जा दे रखा है, नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, भाई इतनी एनर्जी तेरे ऊपर उधार है, तू जा नहीं सकता, पहले मेरा उधार चुका, समझ रहे हो? तो उसको अर्थ से बाहर निकलने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इस नेगेटिव की नेगेटिव, यानी कि इतनी पॉजिटिव देनी पड़ेगी। किसी भी बॉडी की अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उस पर अर्थ की ग्रेविटी में वर्क हो गया है, अर्थ की ग्रेविटी जब में हुआ था तो अर्थ की ग्रेविटी पर वर्क कर दिया है, और अब उस पर वर्क कर कर्जा करके जमीन पे बैठा रखा है अब उसको। क्लियर? चलो ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये भी हमने जो निकाला है पोटेंशियल निकाला था, हाँ तो सपोज हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर, तो क्या इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? आंसर है यस, बिल्कुल होगी। इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज पॉइंट को मान लेते हैं पी, तो आंसर है वो होगी माइनस जी एम, एम इज कैपिटल, एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी, अपॉन में आर, सेंटर से अभी भी इसका डिस्टेंस है। अच्छा, मान लेते हैं हम इसको उठाकर ग्राउंड से एच हाइट पर ले जाते हैं, यहाँ पर एच हाइट पर ले जाते हैं, क्यू पॉइंट पर, अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट क्यू, बताइए? माइनस जी एम एम
अपॉन में आर प्लस एच, ये होगी, यही होनी चाहिए। यस, यही होनी चाहिए, है ना। अब हम जरा चेंज इन पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। हम्म। हाँ, सेंटर से हो गया। दो पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक निकाल रहे हैं पी पर और एक निकाल रहे हैं क्यू पर। क्यू कौन सा है? एच हाइट अबव द सरफेस, ठीक है ना। हम एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर ऊपर ले जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, चेंज देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ये हटा देते डायग्राम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज, यानी कि से यूपी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला रिजल्ट और छोटा हो जाएगा, है ना। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर तो ये छोटा हो जाएगा, नेगेटिव में छोटा बड़ा, तो यानी कि यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं यू क्यू माइनस यू पी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पहले हो गया माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और माइनस का साइन और फिर यहाँ पर भी एक माइनस है तो प्लस हो गया जी एम एम अपॉन में आर। ठीक है जी, यहाँ तक। अब हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो, कॉमन ले लेते हैं, जी एम एम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले टर्म लिख लेते हैं, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन में आर प्लस एच। ओके, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक, आगे चलते हैं। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा अगर हम एलसीएम लेंगे, ये हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जी एम एम, एलसीएम आया आपका आर और आर प्लस एच दोनों आएगा ना, आर और आर प्लस एच। हाँ जी, अब बोलिए न्यूमरेटर में क्या आया ऊपर, आर प्लस एच माइनस आर, आर से आर कैंसिल हो गया। और हम यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा असम्पशन लिख लेते हैं पहले, चलो, डेल्टा एम यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा एम यू इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन में आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, हम मान रहे हैं कि एच भी यहाँ पर काफ़ी छोटा है, आर से क्लोज़र है, ज़्यादा वो नहीं है, तो इसका कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ में। तो ये आर में, आर भाई अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। ठीक है, ये स्मॉल एच कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हाइट पे नहीं गए हम, मान लो 200 मीटर 300 मीटर, बस इतनी हाइट पे देख रहे हैं एक अभी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो आर में एच जोड़ो नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बन गया आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसको पहचानते हैं आप, इसको जी एम अपॉन में आर स्क्वायर क्या होता है ये, बोलो बोलो, क्या होता है, स्मॉल जी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो बन गया ये एम एच और वो स्मॉल जी एम जी एच। अच्छा, तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला है, आप तो आपको बताया गया था, देखो बचपन में छोटी क्लासेस में, कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जबकि ठीक नहीं है, यहाँ हाइट पर जाओगे तो एम हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने इसको जीरो मान लिया था, जबकि यहाँ भी पोटेंशियल जीरो नहीं होती, पोटेंशियल का चेंज एम होता है। अगर आप अर्थ में दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी का कैलकुलेट करते हो तो जो चेंज होता है दैट इज एम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एम इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एट हाइट अबव द सरफेस, दैट इज द चेंज, ये समझाना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, फिगर से समझाता हूँ, अर्थ से ऊपर कोई पॉइंट है, से पी पॉइंट, यहाँ पर हमने पोटेंशियल देखा पी पॉइंट पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू थी, नेगेटिव में होता है ये तो, -5.12 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर के जी।
अर्थ की सरफेस से कोई हाइट है, हमें वो हाइट नहीं बताई जा रही। ओके, और यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू वो ऑब्जर्व करी, वो है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें पता है। अर्थ का रेडियस भी आपको दिया जा रहा है 6400 किलोमीटर। आपको ये हाइट पता करनी है, ये किस हाइट पर ऐसा होगा। यू नीड टू फाइंड द हाइट जहां पर ये सब हो रहा है, जहां का पोटेंशियल स्मॉल जी 6.4 उस हाइट पर है ना, तो चेंज हो गई ना वैल्यू। करिए 2 में ट्राई। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में पोटेंशियल और स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है -Gm/में आर। दिस इज पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है -5.12 इंटू 10⁻⁷। स्मॉल जी, इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है कैपिटल Gm/में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.4 मीटर पर सेकेंड। हमें काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, 1 और 2 को, बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी। चलिए डिवाइड करने पर क्या होगा, दिस इक्वेशन, और जब हम इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये जीएम और जीएम कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड कर रहे हैं तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा हमारे पास डिवाइड करने पर आर इज इक्वल टू -5.12 इंटू 10⁻⁷, माइनस और जी भी नेगेटिव में जी, अच्छा चलो ठीक है, -5.12 इंटू 10⁻�6 6.4। ठीक है ना, वो माइनस तो सिर्फ वो उसको दिखा रहा था, तो यहाँ माइनस से हटा देते हैं, ये रिजल्ट आ गया। डिस्टेंस तो वैसे भी नेगेटिव होता नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 से कटते हुए दिख रहे हैं ना, 8 8 ज़ा 64, 8 ज़ा 512 होता है। तो ये पॉइंट हटाते हैं, ऊपर लगाएंगे एक 10, ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे लगाएंगे 100। तो 10⁻8 हो गया, या 10⁻2 हो गया, तो 10⁻6 रह गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10⁻6, और जैसा मैंने कहा 64 8 ज़ा पे कैंसिल हो गया, तो रेडियस हो गया 8 इंटू 10⁻6, मीटर में है ये, हम किलोमीटर बता देते हैं, तो डिवाइड बाय 10⁻3 और कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 10⁻3 यानी कि 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर वो पॉइंट है। ठीक है, सॉरी सेंटर से डिस्टेंस है, 6 तो आर से, ये तो आर आया है, ये आर सेंटर से आया है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था अर्थ की हाइट से हम कितना ऊपर है। ये पॉइंट कहाँ से आया है, स्मॉल आर, ये कहाँ से लेते हैं, हम सेंटर से लेते हैं। हमसे पूछा था ये पॉइंट, तो इस स्मॉल आर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैपिटल आर प्लस एच, तो इसमें से आर आर माइनस कर देंगे। अगर हमें हाइट चाहिए तो हम रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर देंगे, एंड हाइट ऑफ अर्थ विल बी 8000 -6400, 1600 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी required to launch a satellite what is the minimum energy required to launch a satellite of mass small m kg from the earth surface of radius capital R in a circular orbit at an altitude of 2r। ओके, अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, एक सैटेलाइट है, उसको हमें
एक ऐसे ऑर्बिट में लॉन्च करना है जहां पर उसका रेडियस जो हो जाए 2r हो जाए, ठीक है। तो बताइए कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी उसमें लॉन्च करने में हमें लगेगी। तो एक्चुअली में दोनों पॉइंट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, वो एनर्जी हमें लगेगी। आप इस बात को समझ लीजिए, जो भी दोनों पॉइंट में एनर्जी का डिफरेंस होगा लगेगी, निकाल के देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट, कैसे डिफाइन करते हैं आप? तो आप बोलते हैं कोई भी एक ऐसी बॉडी जो एक बड़ी बॉडी के चारों तरफ में घूम रही है, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ में घूम रहा है, अर्थ अपने से बड़ी बॉडी सन के चारों तरफ घूम रही है। तो सैटेलाइट कोई भी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी ऑर्बिट में एक बड़ी बॉडी के घूम रही होती है। हम लिख लेते हैं सैटेलाइट की डेफिनेशन, इट इज अ बॉडी विच इज revolving continuously in an orbit around a comparatively लिखा है मच लार्जर बॉडी, मच लार्जर बॉडी, ठीक है ना। तो एक ऐसी बॉडी जो एक दूसरी बड़ी बॉडी के चारों तरफ में घूम रही है, जैसे मैंने बताया अर्थ भी और जैसे मैंने बताया मून भी। तो सैटेलाइट हमने दो तरह के देखे होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। इसी तरह से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, लॉन्च करते रहते हैं हम लोग अर्थ के चारों तरफ में या किसी और दूसरे प्लैनेट के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले रशिया ने स्पुतनिक 1 आपने सुना था, मून हो गया ना। हाँ यूजफुल नहीं होती लेकिन है तो सही ना, प्रिंसिपल तो वही है ना उसका। स्पुतनिक 1 पहला सैटेलाइट था, इंडिया ने अपना जो लॉन्च किया था आर्यभट्ट था आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब कहीं लॉन्च हो चुके हैं, इनसेट ए, इनसेट बी, IRS वगैरह वगैरह, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्या होता है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। आखिर सैटेलाइट को किस प्रिंसिपल पे लॉन्च किया जाता है, उसका क्या सिद्धांत होता है। और लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, सुनिए समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है, हम इससे इतनी हाइट पर गए और एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका ऐसे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हो आप कि वो बॉडी आगे भी जाएगी, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी और अल्टीमेटली ऐसे गिर जाएगी। अगर हमने थोड़ी सी और हाइट पर फेंका तो क्या होगा, हाइट बढ़ने से रेंज और बढ़ जाएगी। हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो बॉडी अर्थ के इसी पॉइंट पर यहाँ पर कहीं हिट करेगी। अगर हमने इसको और हाइट से प्रोजेक्शन किया, अभी नहीं, अभी हम पुल की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते एक ऐसा होगा बॉडी जहां से हमने फेंका वहीं पर ही वो वापस आ जाएगी। मतलब अगर वो अर्थ की रेंज से बाहर निकल जाए, अर्थ की रेंज खत्म हो जाएगी, मतलब वो अर्थ पे ना गिर कर अर्थ के चारों तरफ यहाँ आएगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से, ध्रुव म्यूट करो अपना, इस पॉइंट से फिर अर्थ का पुल लगेगा, फिर आगे पुल होगा, मतलब वो अर्थ के चारों तरफ में घूमना शुरू हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट क्या है कि अगर हम एक तो हाइट बढ़ाते रहें और उसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जिसे हम फेंक रहे हैं वो बढ़ा दें, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाएगी। और एक स्टेज ऐसे आने वाली है जब बॉडी अर्थ को हिट ही नहीं करेगी, बल्कि एक फ्री फॉल बॉडी की तरह अर्थ के चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक है। तो जो कम से कम स्पीड होती है, हाँ, जो कम से कम स्पीड होती है जिसमें ये ऑर्बिट करती है उसको बोलते हैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, V0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, बहुत ऊंची हाइट पर जाकर अगर हम किसी बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें काफ़ी तेज, तो एक ऐसा स्टेज भी आती है कि उसकी रेंज इंक्रीज हो जाती है और अर्थ को हिट ना कर कर अब वो अर्थ में एक फ्री फॉल बॉडी की तरह फ्लो करती है। चलो, फ्री फॉल बॉडी बन जाती है अर्थ की। इसके रिलेटेड कुछ हम चीज़ें निकालते हैं, जैसे अभी हम निकालना चाहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अगर हमने एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ में लॉन्च किया जो अर्थ के चारों तरफ में घूम रहा है,
उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, हम ये निकालना चाहते हैं। ऑर्बिटल स्पीड पर डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड हम रखें, इट इज़ द मिनिमम स्पीड required to put the satellite into a given orbit around the orbit around the ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ये मिनिमम स्पीड होती है किसी सैटेलाइट की जो हमें चाहिए होती है उसको अर्थ के चारों तरफ में किसी ऑर्बिट में सेट करने के लिए। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, नोट कीजिए। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारी अर्थ है, अगेन इसका रेडियस r है, और हमें एक सैटेलाइट को इतनी हाइट पर, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर इतने इस ऑर्बिट में सेट करना है। ठीक है, मैं येलो से दिखाता हूँ, ये वाले ऑर्बिट में हम चाहते हैं सेट हो जाए, और हम यहाँ से उसको कितनी स्पीड दें अर्थ से ताकि वो इस ऑर्बिट में सेट हो जाए, वो हमें निकालना चाहते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये और सैटेलाइट जब यहाँ होगा या यहाँ ऑर्बिट कर रहा होगा, यहाँ होगा इस पॉइंट पर, तो फोर्सेस की बात करते हैं, कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स अर्थ ग्रेविटी का अपने ऊपर, इसके ऊपर लगाएगी, और एक दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हम जानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं वो इसी ऑर्बिट पे लगातार कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहे, घूमती रहे, ऑर्बिट करते रहे, तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर कोई सैटेलाइट इस पर्टिकुलर हाइट पर ऑर्बिट कर रहा है तो ये तभी कर सकता, ना अर्थ की तरफ गिर रहा है ना बाहर जा रहा है, ये तभी कर सकता है जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, दैट इज कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, वी वेल नो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, आर यहाँ पर आर प्लस एच है, और वी सैटेलाइट की वेलोसिटी है जो हम निकाल रहे हैं, वी नॉट मान लेते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, क्या कैंसिलेशन हो रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल एम से हमारा स्मॉल एम कैंसिल हो गया। फोर्सेस की एक बात कर रहे हैं, अगर कोई भी सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली इस बात पे चल रहा है, ये कब हो सकता है, जब उस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाए, बस हमने फोर्सेस लगा दी बॉडी पर। ठीक है ना, अगर हम सैटेलाइट को कहीं भी किसी बॉडी कहीं पर घूम मूव करा रहे हैं तो ये फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तभी चल रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि वी नॉट। तो वी नॉट यहाँ पर, सॉरी, डिस्टेंस भी हमें आर प्लस एच का होल स्क्वायर लेना था क्योंकि डिस्टेंस तो आर प्लस एच है। तो ये आर प्लस कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास वी नॉट का फॉर्मूला आया अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। तो हम कितनी हाइट पर उसको घुमाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो अगर हाइट हम डिसाइड कर ले तो हम अर्थ से उसकी क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी दें वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थ से किस वेलोसिटी से हम उसको यहाँ से फेंकें तो अपने आप वो उस हाइट पर जाकर सेट हो जाएगा। थोड़े और चेंजेस करते हैं इसमें। अगर हम मान लेते हैं अगेन कि एच ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्लोजर टू द अर्थ सरफेस है, तो उस केस में इस वैल्यू को हम आर प्लस एच को अप्रॉक्सीमेट आर के इक्वल ही मान सकते हैं, मान सकते हैं, यस। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन में आर, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, एक आर से डिवाइड करते हैं, एक आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल जी होता है
तो रिजल्ट विल बी अंडर रूट जी अपॉन आर। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के क्लोजर है, एक रफली एस्टिमेट लेने के लिए, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी स्मॉल जी 9.8 इंटू अर्थ की रेडियस से दी जाएगी, और वो अप्रॉक्सीमेट 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड आती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट थिंग इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये क्या है? ये वो टाइम है जो उसको घूमने में लगता है। अर्थ के चारों तरफ जब वो घूम रही है तो जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। इट इज़ अ टाइम टेकन सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। लिख लेते हैं, इट इज द टाइम it is the time taken to complete one revolution by satellite, sorry, by satellite to complete one revolution। एक पूरा चक्कर लगाने में अराउंड द अर्थ जो टाइम लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कैपिटल से हम इसको डिनोट करते हैं। निकालेंगे ऐसे, बड़ा आसान है, नोट कीजिए। एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो लगेगा, देखिए करो। हाँ जी, किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी स्क्वायर में क्यों आएगी, एक्सेलरेशन आता है ना स्क्वायर में। चलो देखो, देखिए मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सैटेलाइट इस हाइट पर, एच हाइट पर लगातार अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं जो ये यहाँ पर ले रहा होगा अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो बड़ा सिंपल है, टाइम पीरियड तो हम जानते हैं वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो होगा 2 पाई आर प्लस एच सरकमफ्रेंस, अपॉन में स्पीड है उसकी वी नॉट। दोनों बातें ठीक है ना। वी नॉट की वैल्यू भी हमने निकाली थी पीछे, कितनी आई थी? वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच, ठीक है। वो डाल देते हैं वैल्यू, डालिए यहाँ पर, कैसे लिखेंगे? वी नॉट की जगह आ गया जी जी एम, हाँ, अंडर रूट में, और साथ में आ गया अंडर रूट में आर प्लस एच। अंडर रूट में आर प्लस एच होता है 1/2, अगर हम रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा आर प्लस एच की पावर 1/2। ये पावर है 1, पावर मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा आर प्लस एच की पावर 3/2, 3/2, ठीक है ना। या अगर आप इसको रूट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर प्लस एच अपॉन में जी एम, और इसकी पावर होल क्यूब है। देखिए ठीक है, यही लिखा है मैंने आपको। फिर वही चीज करते हैं, अगर कोई सैटेलाइट क्लोजर होगा तो क्या होगा? अगर एच लेस स्मॉल है देन आर के, तो उस केस में हम आर प्लस एच को विल रिप्लेस ऑलमोस्ट टेकन इक्वल टू कैपिटल आर। तो टाइम पीरियड इन दैट केस विल बी 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम, ओके।
इसमें से अगर हम इसको आर क्यूब को ऐसा लिख दें आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर ले जाते हैं, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर विल बिकम स्मॉल जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्टिंगली एक रफ कैलकुलेशन देखने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, आर अपॉन जी। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोजर है तो उसका टाइम पीरियड ये इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। इसमें आर और जी की वैल्यू जब हमने डाल के देखी तो हमने देखा टाइम पीरियड आ रहा था लगभग 84.6 मिनट्स। मतलब जो सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोजर घूम रहा होता है, ये सिर्फ 1 घंटा 24 मिनट में, कितनी स्पीड देखो, फास्ट कितनी है, पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। सैटेलाइट जो अर्थ के क्लोजर होता है वो लगभग लगभग 1 घंटा 24 मिनट में अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेता है। और इस फॉर्मूला में साफ है कि ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है। देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पर। हाइट ज़्यादा, टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी के मास का कोई मैटर नहीं करता, हल्का सेटेलाइट भारी सेटेलाइट, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कीजिए जल्दी। कर लिया नोट? हाँ तो हाँ क्लोज ने तो वही हाँ हाँ, क्लोज ने तो आपका फॉर्मूला यही चलेगा। ये तो हमने एक कैलकुलेशंस के लिए कर लिया, इजी रखने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूला से आगे चलते हैं। पूछिए लक्ष्य। पूछिए लक्ष्य बेटा जल्दी। पूछो बेटा लक्ष्य, डाउट पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हम्म। ठीक है। नहीं, मैंने मैंने फ्रैक्शन में लिखा है ना बेटा। अरे नहीं बनेगा ना बेटा, मैंने अपॉन में लिखा है ना। मैंने साथ में थोड़ी लिखा है, अपॉन में लिखा है। समझ रहे हो, माइनस टू तब बनता जब मैं उसके साथ में लिखता। हमने अपॉन में, अगर ये वापस सोचो आर स्क्वायर है तो घूम के ऊपर जाकर यही तो लगेगा आर स्क्वायर, तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला से आगे चलते हैं। तीसरी चीज निकालते हैं हम, हाइट। अगर हमें हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालनी हो अबव द अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ सैटेलाइट की कितनी हाइट पर वो चल रहा है, तो अभी अभी हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में क्या था ध्रुव शर्मा, अपॉन में जी एम था। ठीक है, इसमें ये वाला फैक्टर हाइट को है, ठीक है, यही था ना अभी हमने किया था, 2 पाई आर अपॉन में। हाँ, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, रूट हटाने के लिए कर रहे हैं, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी एम। हमें ये एच निकालना है, इसको इधर ले जाते हैं, तो टी स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। टी स्क्वायर जी एम, इस क्यूब को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1/3 बन जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए, ये बन जाएगा आर प्लस एच और ये बन जाएगा 1/3। और फाइनली एच के लिए हमारा फॉर्मूला बना, ये आर को भी हटा देते हैं, इधर ले जाते हैं, तो माइनस आर इज इक्वल टू एच। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट का ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो पर टी स्क्वायर। अब इसको आप स्मॉल जी के टर्म में चेंज करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे, वही फैक्टर करो यहाँ पर,
आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर से डिवाइड करो। स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, चलो। ये भी चलेगा, वैसे लिखना चाहते हो लिखो। तो इसी फॉर्मूला में, इसी वैल्यू में एक आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, आर स्क्वायर से डिवाइड किया और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, स्मॉल जी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बना, जरा देखिए। ऊपर क्या आया है, टी स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल जी, नीचे क्या आया है, 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस एच। ये फॉर्मूला हाइट का आता है, ठीक है। यहाँ से, सॉरी एच नहीं था ना यहाँ पर, क्या था, आर, सॉरी माइनस। ओके। अब फिर वही केस अगर, नहीं यहाँ से मैंने निकाल सकते हैं, इसमें कोई केस नहीं है। चलिए एक और चीज पे चलते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। वो जो भी क्वेश्चन दिया था ना, वो इस टॉपिक से अच्छे से होता है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट घूम रहा है उतनी हाइट पर, एच हाइट पर, तो उसमें कौन सी एनर्जी है। तो आंसर है, सैटेलाइट में जो टोटल एनर्जी होगी वो एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि वो चल रहा है, और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम जानते हैं वो अर्थ से कितनी हाइट पर है, वो अर्थ से r+h हाइट पर है। चलो आसानी के लिए इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -G_m_m अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ पर बॉडी का मास रहता है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, ठीक है, क्लियर। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², v ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलिए क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलिए, वो था √G_m अपॉन में r+h। r+h को मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ, r+h को हम स्मॉल आर मान रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे कैलकुलेशन में, और उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो v0² बन जाएगा आपका, v0² बन जाएगा, बोलिए कितना, स्मॉल g_m अपॉन में r, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये साइन में हटा देता हूँ, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं बीच में, ये वैल्यू भी GMM अपॉन में आ रहा है, ये भी GMM अपॉन में आ रहा है, बस इसके आगे हाफ लगा है, तो इसका मतलब ये फुल है, ये हाफ है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में GMM अपॉन में आर हो जाएगी। तो जब सैटेलाइट, कहाँ लिखे, तो जब सैटेलाइट किसी हाइट पर चल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके पास दोनों की एनर्जी मिलाकर -12 GMM अपॉन में आर, ये हो जाती है। ओके। यहाँ पर आप स्मॉल आर को क्या लेंगे, स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। देखिए क्लियर, ये डाउट, कितनी एनर्जी, जो एनर्जी सैटेलाइट को ऑर्बिट से घूम रहा है, उस ऑर्बिट से, ये अर्थ है, सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है और यहाँ से आपको हटाकर उसको बाहर भेजना है इन्फिनिटी पर, तो कितनी एनर्जी लगेगी उसको हटाने के लिए, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। और टोटल एनर्जी अभी हमने देखिए कितनी आई थी, कितनी आई थी, -GMM अपॉन में 2r। तो कितनी हो जाएगी बताइए, पॉजिटिव हो जाएगी। भाई जितनी एनर्जी है उतने उसका ही एनर्जी और दे दो, वो भाग जाएगा वहाँ। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में घूमते हुए हटाकर इन्फिनिटी तक भेजने की लगानी है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है।